गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी का आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा जो है कंपनी अकाउंट यानी इशू ऑफ शेयर का चैप्टर हम करवा रहे हैं, अंशों का निर्गमन। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अंश किसे कहते हैं यानी कि शेयर किसे कहते हैं, जो वैसे भी नॉलेज के लिए अच्छा है और एग्जाम की दृष्टि से भी 8 नंबर का आता है, या तो 8 नंबर का न्यूमेरिकल आए या 8 नंबर की थ्योरी आए। तो आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंश यानी कि शेयर किसे कहते हैं, कंपनी किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। निजी और सार्वजनिक कंपनी मंत्र हमने +1 में भी पढ़े थे, पहले की वीडियो में भी उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया, बाकी आप बुक से देख लें। अब मेन टॉपिक पर आ जाइए कि शेयर किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं। प्रत्येक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती है, यानी कि प्रत्येक कंपनी की जो कैपिटल है पूंजी वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है और प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है, और उसमें जो प्रत्येक छोटा सा हिस्सा है उसको अंश कहा जाता है। यानी कि कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है और प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो अब आप देखिए शेयर समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। प्रत्येक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती है यानी कि बटी हुई होती है और प्रत्येक छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। लाइक एज एक कैपिटल, एक कंपनी की कैपिटल आपको यहाँ दी गई है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। मान लीजिए एक आदमी की इतनी योग्यता नहीं है कि वो 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू कर सके, इसकी जगह देखिए आपको पता है 1 लाख से कंपनी शुरू नहीं होती, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लाख करोड़ ऐसे होता है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए 1 लाख रखा है कि 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल है। एक व्यक्ति की इतनी योग्यता नहीं है कि वो 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू कर सके, इसको वो तोड़ देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए इस कैपिटल को हमने 10,000 टुकड़ों में तोड़ दिया, 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो एक टुकड़ा कितने का आएगा, इसको हम ऐसे 3 और 1 0 से 1 0 कितने रुपए का आ जाएगा, 10 रुपए का, रुपए 10 का, यानी कि 10 रुपए का एक टुकड़ा आ गया। अगर 10,000 टुकड़े 10 यानी कि 10,000 बार 10 रुपए जोड़े जाएं, कितने रुपए बन जाएंगे, 1 लाख। तो ये जो 10,000 का जो टुकड़ा है इसे क्या कहेंगे, शेयर। इसे ही शेयर कहते हैं यानी कि अंश कहते हैं। ये कंपनी की जो कैपिटल थी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दी और प्रत्येक छोटे हिस्से को क्या कहेंगे, शेयर। और ये 10 रुपए हम विभिन्न व्यक्तियों से ले लेंगे, जो भी कंपनी के ये शेयर खरीदना चाहेगा उससे 10 रुपए ले लेंगे और हमारे पास टोटल कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, हमें कितने रुपए चाहिए थे कंपनी शुरू करने की, 1 लाख। कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ा, 10 रुपए का एक टुकड़ा बना। जो व्यक्ति इच्छुक हो उनको 10 रुपए में हम वो एक शेयर देते रहेंगे कि भाई ये 1 रुपए का आप शेयर लेते जाइए। ठीक है, इसके लिए क्या करता है कंपनी, एक अगर बात करें तो एक सर्टिफिकेट टाइप बनाती है जिसे शेयर कहा जाता है। वास्तव में तो शेयर यही है, लेकिन हम जब शेयर देखें क्या चीज़ शेयर है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट टाइप बनाया जाता है जिसमें कंपनी का नाम, टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लिखी जाती है और इस शेयर की कीमत लिखी जाती है कि ये कितने का है, 10 रुपए का। ये रुपए हमने कैसे कैसे देने, ये एक शेयर कहलाता है। कोई भी व्यक्ति आए 10 रुपए दे और इस शेयर को खरीद ले। ठीक है, तो ऐसे 10,000 व्यक्ति आएंगे और ऐसे 10 रुपए देते जाएंगे और इसको परचेज करते जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख, और हम पूंजी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी के मालिक जिन्होंने ये शेयर खरीदे, जिन व्यक्तियों ने ये शेयर खरीदे उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। शेयर होल्डर, उन्हें क्या कहते हैं, शेयर होल्डर, यानी कि अंशधारी, जिन्होंने अंश खरीदे हैं, अंशधारी कहा जाता है, उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। और ये कंपनी के स्वामी होते हैं। स्वामी क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने पूंजी लगाई है, इन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई इसलिए कंपनी के स्वामी हैं। इन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई है इसलिए कंपनी के स्वामी, कंपनी के मालिक हैं। लेकिन देखिए यहाँ कितने व्यक्ति हो गए, अगर 10,000 व्यक्तियों ने एक शेयर खरीदा तो टोटल कैंडिडेट हमारे पास हो जाते हैं 10,000 व्यक्ति कंपनी की मेन चेयर पर नहीं बैठ सकते, यानी कि उसका प्रबंध नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, सभी व्यक्ति अपने सार्वजनिक मत डालकर एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं कि हमारी तरफ से कंपनी का ये प्रबंध करेगा, ये इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, या 2-3 जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो बन जाएंगे। तो ये थे शेयर। मेरे हिसाब से सभी शेयर समझ गए होंगे किसे कहते हैं, कि कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई तो प्रत्येक छोटे हिस्से को क्या कहते हैं, शेयर। और उस शेयर को जो खरीदता है वो शेयर होल्डर वही कंपनी का स्वामी होता है। तो अब देखिए अंशों के प्रकार, टाइप ऑफ शेयर। जो ये शेयर हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के शेयर होते हैं। पहला शेयर ये है समतांश, इक्विटी शेयर।
बहुत इंपॉर्टेंट है। समतांश उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जबकि पूर्वाधिकार अंशों को एक निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद भी लाभ बच जाए। यानी कि इन अंशों को लाभ तभी मिलेगा तब निर्धारित दर से पूर्वाधिकार अंशों में जो पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद भी एक लाभ बच जाता है। ठीक है, तो पूर्वाधिकारांश क्या कहते हैं वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद बताया जाएगा कि जब वो आएगा पूर्वाधिकारांश किसे कहते हैं। एक टाइप समतांश होती है, दूसरी पूर्वाधिकारांश प्रीफरेंस है। तो देखिए जो समतांशधारी हैं इन्हें कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है। सबसे पहले देखिए कि शेयर होल्डर्स, कोई भी व्यक्ति ये शेयर क्यों खरीदेगा। जैसे अब तक हम बात कर रहे थे कि हमने शेयर खरीद लिया 10 रुपए का, कोई भी व्यक्ति ये शेयर क्यों खरीदेगा, वो इसलिए खरीदेगा। देखिए अगर आप मान लीजिए सबने 10-10 रुपए के 10,000 व्यक्तियों ने शेयर खरीद लिए, 1 साल तक कंपनी चली, उसके बाद उसने जो भी प्रॉफिट कमाया, सारे खर्चे कम करने के बाद, कुछ प्रॉफिट जर्नल रिजर्व में रखने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इन 10,000 शेयर्स पर डिवाइड कर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति ने 1 शेयर लिया था उसके 1 हिस्से का, यानी कि हम फॉर एग्जांपल मानते हैं साल में कंपनी ने 10,000 रुपये ही प्रॉफिट कमाया, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और कुछ करने के बाद, जर्नल रिजर्व में रखने के बाद कितना प्रॉफिट कमाया, 10,000 रुपये। अब इनको हम 10,000 शेयर थे 10,000 में डिवाइड कर देंगे और कितना आया 1। प्रत्येक शेयर होल्डर को 1-1 रुपया साल के अंत में लाइक एज प्रॉफिट दे दिया जाएगा, इसीलिए वो शेयर खरीदते हैं। अगर ये लाभ कंपनी 1 लाख कमाती तो यहाँ पर हम दोबारा से भाग देते तो कितना आता 10। एक व्यक्ति को कितने रुपए दे दिए जाते 10। तो अब शेयर होल्डर की यही बात करते हैं ऊपर वाले के, कि हमारे टोटल शेयर होल्डर कितने थे। ऊपर के एग्जाम्पल में शेयर होल्डर थे हमारे 10,000 ये शेयर होल्डर थे। उनमें से इन शेयर होल्डर में जो प्रॉफिट हुआ वो मान लीजिए साल के अंत में हमारे पास 1 लाख की प्रॉफिट कमाया फर्म ने, 10,000 से डिवाइड करके कर देंगे। एक व्यक्ति के इससे कितना प्रॉफिट आया 10। जिस व्यक्ति ने 1 शेयर खरीदा था उसे 10 रुपए दे देंगे, 2 शेयर खरीदे थे उन्हें 20 दे देंगे, 3 खरीदे थे उसे, यानी कि जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति 1 ही शेयर खरीदे, कुछ ज़्यादा भी खरीद सकता है। तो जो इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जिन व्यक्तियों ने शेयर खरीद लिया, ठीक है, और जो इक्विटी शेयर है, जो इक्विटी शेयर खरीदेगा उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। अगर वो टर्म एंड कंडीशन पूरी करता है तो वो इक्विटी शेयर कहलाता है। वो मैं आपको अब बता रहा हूँ कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर के। पहली बात तो ये है प्रॉफिट, सारे खर्चे पेमेंट करने के बाद, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो इन्हें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं बचता तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बचता है, जैसे अभी बताया था ना, अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट बचता तो ये 10,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। 1 लाख रुपए प्रॉफिट बचता तो 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। 2 लाख प्रॉफिट होता तो 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। 1,000 होता तो 1,000 को, ना होता तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अगर एक फर्म को लगातार 5 साल कुछ भी नहीं प्रॉफिट हुआ तो इन्हें 5 साल कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है इनकी विशेषता, ये कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, और कंपनी की एक मीटिंग होती है, एक सभा होती है, सभा में इन्हें वोट डालने का अधिकार होता है। यानी कि ये नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति मैनेजर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। यानी कंपनी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो इन्हें बुलाया जाएगा मीटिंग में, ये अपने उनके प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। तीसरी बात, कंपनी के समापन पर, जब कंपनी कभी समाप्त हो जाती है तो इनके रुपए सबसे अंत में वापस मिलेंगे। इनको तब रुपए वापस किए जाएंगे तो सबसे अंत में मिलेंगे। सबकी पेमेंट करने के बाद अगर कुछ धन बचेगा तो इनको वापस रुपए दिए जाएंगे, नहीं तो इनको वापस रुपए नहीं दिए जाएंगे। ज़्यादा लाभ होगा तो ये ज़्यादा लाभ लेंगे, कम लाभ होगा तो ये कम लाभ लेंगे। अगर कंपनी की सारी पेमेंट कर दी और 1 भी रुपया नहीं बचा तो समापन पर इन्हें 1 भी रुपये वापस नहीं मिलेगा। तो ये था इक्विटी शेयर। अब देखिए प्रीफरेंस शेयर बताएंगे तो वो समझाने पर आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इनको क्या क्या अधिकार थे। एक तो इनको प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, कम होगा तो कम, नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी की सभा में भाग ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी का समापन होगा तो रुपए इसे सबसे अंत में वापिस किए जाएंगे, और कुछ भी नहीं बचा तो इसे नहीं भी रुपए वापस किए जाएंगे। अब आता है इसमें प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर किसे कहते हैं, देखिए, यानी कि पूर्वाधिकार अंश। एक टाइप थी इक्विटी शेयर, दूसरी है प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्वाधिकार अंश निम्नलिखित
दो अधिकार, पर इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा लाभांश समतांशधारियों से पहले मिलता है। इनको एक पहला अधिकार, जो इक्विटी शेयर थे उनमें लाभ की दर निश्चित नहीं थी, ज्यादा लाभ तो ज्यादा, कम लाभ तो कम। इनको प्रॉफिट की जो एक है वो रेट निर्धारित की जाती है और वो इनके आगे लिख दी जाती है, जैसे 12%। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होंगे इन्हें 12% प्रॉफिट दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिए जाएंगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाएंगे, पहले किन्हें दिए जाएंगे, नाम के आगे लिखा है प्रीफ्रेंस यानी पूर्वाधिकार, इन्हें उनसे पहले 12% प्रॉफिट दे दिया जाएगा। फिर कुछ प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। एक तो इन्हें निश्चित दर से मिलता है, ये नहीं कि इन्हें सारा मिल जाएगा, ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा तो कम मिल सकता है, लेकिन ज्यादा होगा तो इन्हें 12% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो, कितना ज्यादा प्रॉफिट हो, उस पर अधिकार होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। दूसरी है कंपनी की समाप्ति पर इनको समतांशधारियों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार है। दूसरा क्या है कि कंपनी जिस दिन समाप्त होगी, बंद होगी, तो इनको जब रुपए वापस किए जाएंगे तो ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रुपए वापस लेंगे, पहले इनके रुपए वापस मिलेंगे, बाद में बचेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर के, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर के रुपए वापस नहीं दिए जाएंगे। ये थे पूर्वाधिकारांशों के लाभ पहले मिलेंगे, एक निश्चित दर से मिलेंगे और समापन पर रुपए पहले मिलेंगे। और उसके साथ बहुत सी और टर्म एंड कंडीशन है, ये कंपनी की सभा में भाग नहीं ले सकते, यानी कि ये वोट नहीं डाल सकते कंपनी की सभा में, ये कंपनी के प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं। ये इनका सबसे बड़ा बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को है, क्योंकि इन्हें दो अधिकार पहले, तो उन्हें भी एक अधिकार है कि वो कंपनी की मीटिंग में भाग ले सकते हैं और वोट डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उन्हें लाभ मिलता रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब है पूर्वाधिकारांशों के प्रकार, ये कुल 8 प्रकार के होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला संचयी पूर्वाधिकारांश, कैमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। कैमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं, देखिए किसी एक साल, मान लीजिए फर्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरी साल अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो संचयी पूर्वाधिकार कैमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर को आते हैं। इनका मान लीजिए 12% पहले साल का, 12% इस साल का और 12% करंट ईयर का, इनको 36% प्रॉफिट पहले दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि जब जब इन्हें प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा इनका पीछे का प्रॉफिट जुड़ता रहेगा। जिस दिन भी कंपनी को प्रॉफिट होगा पहले इनके पहले के प्रॉफिट दिए जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, कम्युलेटिव, यानी कि पीछे के प्रीफरेंस संचित होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। गैर संचयी पूर्वाधिकारांश नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, इनका यह है कि अगर मान लीजिए कंपनी को लगातार 5 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, छठी साल यानी 6th ईयर उन्हें प्रॉफिट होता है तो उन्हें केवल 6th ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, पीछे के 5 साल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी कि ये कैसे हैं, गैर संचयी, इनमें पीछे के प्रॉफिट जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद है भागयुक्त पूर्वाधिकारांश, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। भागयुक्त पूर्वाधिकारांश क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए इनको भागयुक्त क्या होते हैं कि 12% की दर से प्रॉफिट मिला और कंपनी को प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, अति लाभ हो जाते हैं। इनको 12% देने के बाद जो सारा प्रॉफिट किनका, इक्विटी शेयर होल्डर का, सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इन्हें ये अधिकार होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को एक निश्चित दर से, मान लीजिए भाई ज़्यादा आप इक्विटी शेयर होल्डर को 30% दे दो, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉफिट बचता है तो उसमें हमें दोबारा से हिस्सा दिया जाए, उसे कहते हैं भागयुक्त। कि अति लाभ होने की स्थिति में इक्विटी शेयर होल्डर को एक निश्चित दर से लाभांश देने के बाद, कि जब तक 30% तक कोई प्रॉब्लम नहीं या 50% तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद भी अगर उन्हें लाभ बचते हैं तो उनमें से इनको प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दोबारा से हिस्सा पाने का अधिकार होता है। अभागयुक्त पूर्वाधिकारांश नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर, यानी कि जो इक्विटी शेयर इनको दे दिया गया, इनका 12%, सभी में 12 नहीं हो सकता है, 10% लिखा हो, 8%, जो भी इनके आगे लिखा जाता उतना परसेंट, 12% दे दिया इनको। उसके बाद या 10% था तो 10% दे दिया, उसके बाद चाहे कितना भी प्रॉफिट हो इनको दोबारा हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता, उसे कहते हैं अभागयुक्त पूर्वाधिकारांश। उसके बाद शोधनीय पूर्वाधिकारांश। शोधनीय पूर्वाधिकारांश वो होते हैं जिनका एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद कंपनी शोधन कर देती है।
शोधन का मतलब रिडीम, इनका रिडम्शन कर देती है, इनके रुपए वापस दे देती है और इनसे शेयर ले लेती है। यानी कि एक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक निश्चित समय पूरा होने के बाद इनके रुपए वापस दे दिए जाते हैं और इनसे शेयर वापस ले लिए जाते हैं। एक समय के बाद इन प्रीफरेंस शेयर होल्डर के रुपए वापस मिल जाते हैं। दूसरा अशोधनीय पूर्वाधिकारांश है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं? इनका रुपया कंपनी अपने जीवन काल में कभी वापस नहीं करती, जीवन काल में कभी भी वापस नहीं करेगी। जब कंपनी का समापन होगा तभी इनका रुपए वापस मिलेंगे, यानी कि जीवन काल में कभी रुपए वापस नहीं होती, वापसी नहीं होगी जीवन काल में। उसके बाद परिवर्तनीय पूर्वाधिकारांश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकारांश वो होते हैं कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। इन प्रीफरेंस शेयर होल्डर को ये अधिकार होता है कि वो एक निश्चित समय के बाद अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। पहले प्रीफरेंस शेयर खरीदें, फिर इन्हें लगता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो अपने शेयरों को कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, इन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारांश नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर वो होते हैं जिन्हें अपने शेयरों को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन था जो हमने करवाया। इससे आगे अगली क्लास में या अगली वीडियो में कराया जाएगा। थैंक यू।